चौथी तिमाही के नतीजों का जो मौसम है वो लगभग खत्म होने की कगार पे खड़ा हुआ है। अब नतीजों से मिल रहे संकेतों को समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। ये नतीजे जो हैं ना सिर्फ इंडिया इंक के परफॉर्मेंस को हाईलाइट करते हैं, बल्कि ध्यान रखें साथ साथ इकोनॉमी का भी एक बहुत बड़ा बैरोमीटर होते हैं। चौथी तिमाही के आंकड़ों से इकोनॉमी की तस्वीर साफ होती है आपको नजर आएगी। साथ ही हमें यह पता चलता है कि कौन सी कंपनी अच्छे अंकों से पास हुई, कौन सी कंपनी फिसड्डी रह गई है। तो चलिए Q4 के रिपोर्ट कार्ड पर चर्चा करते हैं ताकि आगे के लिए सॉलिड स्ट्रैटेजी बनाई जा सके। तो इस बार एक गड़बड़ है। आपको याद होगा ये पैंडेमिक, इस कोविड 2019 के क्राइसिस के बीच में सेबी ने कहा कंपनियों से कि अपने रिजल्ट्स की डेट वो चाहे तो एक्सटेंड कर सकते हैं। 30 जून तक आमतौर पे सभी कंपनीज को अपने तिमाही रिजल्ट दे देने होते हैं Q4 के फाइनेंशियल ईयर के। इस बार वो 1 महीना एक्सटेंड करके 31 जुलाई कर दिया गया है। तो अभी भी इसलिए मैंने कहा कगार पे खड़े हैं। अभी रिजल्ट सीजन खत्म नहीं हुआ है, लेकिन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। लेकिन अभी भी कई सारी कंपनीज जो हैं अपने Q4 के नंबर्स इस महीने डिलीवर करती हुई आपको नजर आएंगी। स्ट्रिक्टली फोकस करूंगा Q4 का परफॉर्मेंस रहा कैसा, और उस परफॉर्मेंस को देखते हुए कौन से रिजल्ट्स, कौन सी कंपनीज स्टैंड आउट करती हैं। मदद करने के लिए हमारे साथ गौरांग शाह साहब हैं जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के, और साथ साथ मयूरेश जोशी हैं विलियम ओ'नील के। आप दोनों का स्वागत है। और जरा रिपोर्ट कार्ड स्क्रीन पर लेकर आइएगा डॉक्टर साहब। तो रिपोर्ट कार्ड मैंने क्या करा, कई सारी कंपनीज के ब्रोकरेज हाउसेस के भी मैं Q4 के रिव्यूज पढ़ रहा था। उन सब के हेडलाइंस पढ़ता हूं, उससे समझ में आ जाएगा आपको कि Q4 की परफॉर्मेंस दरअसल रही कैसे। एक ने कहा कोर अर्निंग्स में एक माइनर सेटबैक देखने को मिल रहा है। दूसरे ने कहा म्यूटेड एज एक्सपेक्टेड, कमजोर है और जैसी एक्सपेक्टेशन थी। एक ने तो कह दिया कि एक क्वार्टर ऐसा है जिसको भूल जाना चाहिए, क्वार्टर टू बी फॉरगॉटन। पर फैक्ट ये है कि सबको पता था कमजोरी रहने वाली है Q4 के आंकड़ों में, क्योंकि स्लोडाउन तो था ही था, प्लस वो जाते जाते पैंडेमिक और आखिरी में क्वार्टर के जाते जाते वो लॉकडाउन से हमें जूझना पड़ा था। तो ईयर ऑन ईयर पहले तो रिपोर्ट कार्ड लेकर आइएगा स्क्रीन पर। बिक्री 5%, इबिटा 4.8 पकड़ लीजिए 5%, पीबीटी में 28% और पैट में 20% का डिक्लाइन है। ये सारी वो निफ्टी 50 की कंपनी का कंसोलिडेटेड प्रदर्शन है। तो अक्रॉस द बोर्ड डिक्लाइन है। बिक्री 5% और मुनाफे में 20% का दबाव हमने Q4 में आता हुआ देखा है। गौरांग सर, इसी के साथ रिपोर्ट कार्ड एक एक करके अनफोल्ड करता रहूंगा, आप लोगों की चीज में डिटेल्स आती रहेंगी। आगे सेक्टर्स की बात करूंगा, लेकिन गौरांग सर जिस क्वार्टर को हम लोग रिव्यू कर रहे हैं Q4 यानी कि जनवरी से मार्च का पीरियड, इसमें हमें पता था कि आखिरी में जाते जाते 24 तारीख को नेशन वाइड लॉकडाउन, तो सभी कंपनी से दिक्कतें झेली होंगी। ये जो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशंस थी उसके ऊपर बेस थी। तो जो नंबर्स दरअसल आए, ओवरऑल इंडिया इनका परफॉर्मेंस जो Q4 में देखने को मिला, उम्मीद पर कितना खरा उतरा, कितने वाकई डिसअपॉइंटेड हैं आप Q4 के परफॉर्मेंस से? बहुत बहुत धन्यवाद आशीष आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो ये जो लॉकडाउन हुआ उसकी मार जो झेलनी पड़ी कंपनियों को नतीजों के आधार पर, वो केवल और केवल मात्र मार्च के आखिर के एक हफ्ते यानी कि 7 दिन की मार थी। क्योंकि जैसा आप जिक्र कर रहे थे और जैसे वास्तविकता में भी हम सब जानते हैं कि 24 मार्च 2020 से ये लॉकडाउन पूरे देश भर में लागू किया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसकी घोषणा की। और एक हफ्ते का असर इतना बड़ा असर नहीं होता अगर आप 3 महीने की तुलना करें आमदनी की, लेकिन फिर भी है, जो भी मुआवजा भरना था, जो भी कठिनाई उठानी थी वो उठाई। तो अगर आप मुझे पूछे 10 में से कितने क्षेत्र हैं जिन्होंने सकारात्मक सा रुझान लेकर के आए, तो मेरे ख्याल से 6 या 7 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर रुझान अच्छा था। 3 या 4 क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर इसकी मार पड़ी और नतीजों पर इसका बुरा असर पड़ा। लेकिन हकीकत में आशीष, मेरे ख्याल से इस हफ्ते से जो आगाज हो जाएगा पहली तिमाही का इस वित्तीय वर्ष के, वहां पर मार ज्यादा झेलनी पड़ेगी। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि हमारी जो उम्मीद थी उससे थोड़ा बहुत बेहतर नतीजे आए चौथी तिमाही के पिछली वित्तीय साल। तो देखिए, चौथी तिमाही के नतीजे इतने बुरे नहीं रहे। एक्सपेक्टेशन थी कमजोर क्वार्टर की, और जो उम्मीद थी गौरांग सर जो मेंशन कर रहे हैं
उससे थोड़ा बहुत तो परफॉर्मेंस फिर भी बेहतर देखने को मिला। अब जो दबाव था प्रॉफिटेबिलिटी पे, खासतौर पे जो प्रेशर पड़ा है वो ऑटो, ऑयल एंड गैस, मेटल्स, प्राइवेट बैंक्स, कुछ हद तक एनबीएफसीज, इनसे वो लार्जली वो प्रॉफिट्स पे इंपैक्ट Q4 में पड़ता हुआ नजर आया था। अच्छा गौरांग सर, इस बीच स्क्रीन देख रहा हूं, ऑफिस पहुंच गए क्या आप? जी हाँ आशीष, हफ्ते में 1 या 2 दिन ऑफिस आते हैं हम। थोड़ा बहुत कामकाज करते हैं क्योंकि घर बैठ के जो काम करने का एक मजा है और ऑफिस में काम करके करके करने का जो मजा है वो अलग है। और थोड़ा बहुत काम भी करना था ऑफिस रिलेटेड, इसलिए आज ऑफिस आए हम। नहीं, ये अच्छा लगने लगा है। हम लोग क्या भी ऐसा है, हफ्ते भर जाते हैं, अगले हफ्ते ए टीम बी टीम, अगले हफ्ते बी टीम जाती है, तो जिस एक हफ्ते जाते हैं उसमें अच्छा लगता है, फिर लौट के फिर घर पे काम करने, मिक्स बड़ा इंटरेस्टिंग होने लगा है। खैर, लेकिन इस क्वार्टर की परफॉर्मेंस अपनी जगह Q4 की, सबकी नजरें थी, सब फोकस कर रहे थे मैनेजमेंट्स की कमेंट्री को लेकर। अब कमेंट्री इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि बीच में खबरें थी लेबर शॉर्टेजेस बहुत तगड़ी देखने को मिल रही हैं, कई सारे कंटेनमेंट जोन्स थे, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस वाले जोन्स थे, उसको लेकर अब क्या हालात हैं, सप्लाई चेन को लेकर कंसर्न्स थी, तो नॉर्मलाइजेशन किस हद तक हुआ, उसका मंथ ऑन मंथ किस हद तक पिकअप आया है, डिमांड रिवाइवल देखने को मिल रहा है, इसीलिए कमेंट्रीज इंपॉर्टेंट थी। मयूरेश, अब तो बहुत ज्यादा सब दिग्गज कंपनी से कमेंट्रीज आ गई हैं, किस तरह की कमेंट्री से इंपैक्ट गॉज कर रहे हैं, कितना समय और लगेगा इस स्लोडाउन से हम जूझते हुए नजर आएंगे, कब तक प्री कोविड, अभी कोविड कितना लंबा चलेगा वो तो कहना ही मुश्किल है, तो प्री कोविड की बात ही नहीं करता हूं, लेकिन कब तक लग रहा है कमेंट्री सुनकर कि हालात पटरी पर कुछ नहीं तो लौटते हुए नजर आएंगे? आफ्टरनून आशीष जी, आफ्टरनून गौरांग जी। नहीं, जितनी भी मैनेजमेंट कमेंट्रीज आशीष जी आई हैं, आई थिंक Q4 में जो 10 दिन जैसे गौरांग जी ने कहा, आई थिंक ऑब्वियस लॉकडाउन का इम्पैक्ट था, और जो चौथे तिमाही के नतीजे आए थे मोर और लेस इन लाइन विद एस्टिमेट्स थे। अभी अप्रैल और मई महीना तो ऑलमोस्ट गया है क्योंकि दे वर अंडर कंप्लीट लॉकडाउन, इसलिए Q1 से बहुत ज्यादा उम्मीद है नहीं। बट जितने भी मैनेजमेंट कमेंट्रीज आई हैं, जितनी भी AGMs हुई हैं, काफी मैनेजमेंट्स ने ये दर्शाया है कि दे आर कमिंग बैक टू नॉर्मलसी। तो जो प्री कोविड लेवल्स की आप बात कर रहे थे, उदाहरण दे सकता हूं आपको, फॉर एग्जांपल रोड कंस्ट्रक्शन कंपनीज, जो लेबर शॉर्टेज की आप बात कर रहे थे, अभी भी कुछ साइट्स पे प्रॉब्लम है, but 55-60% utilization levels for few of their or a large part of their projects have been achieved. शोभा की मैनेजमेंट की आप बात सुनिए, प्री कोविड लेवल पे इनकी सेल्स इंक्वायरीज आई है, तो देयर वर एक्सपेक्टेशंस चौथे तिमाही के नतीजे के बाद रियल एस्टेट के लिए स्पेसिफिकली कि रिसीवेबल्स बुक शायद बढ़ेगी सिग्निफिकेंट वे में, बट विद द कमेंट्री कमिंग थ्रू और काफी कुछ जो अनलॉक हुआ है जून महीने में, यूटिलाइजेशन लेवल्स हैव कम बैक। FMCG कंपनीज का आप देखिए कि 60-70% यूटिलाइजेशन लेवल्स वापस आए हैं, सप्लाई चेन has come back to normalcy as well. तो जून महीने से आई थिंक वी हैव कम बैक इन टर्म्स ऑफ द अनलॉक फेज, स्लो एंड स्टार्ट हो गया है इकोनॉमिक एक्टिविटीज का। हालांकि मॉनसून सीजन से उलझना पड़ेगा इन दिस क्वार्टर इटसेल्फ, तो सेकंड हाफ से आई थिंक एक सिग्निफिकेंट रिकवरी अर्निंग्स और अक्रीशन इन टर्म्स ऑफ यूटिलाइजेशन लेवल्स दोनों से देखी जा सकती है। ओके, तो अनलॉक फेज में कुछ पॉकेट्स, कुछ मैनेजमेंट कमेंट्रीज हाईलाइट कर रही हैं कि प्री कोविड फेज में जिस तरह का अट्रैक्शन था वहां पे लौट रहे हैं, या एटलीस्ट मंथ ऑन मंथ तो इंप्रूवमेंट के इंडिकेशन ज्यादातर कमेंट्रीज में आपको देखने को मिलेंगी। खैर, उस पर मैं डिटेल में कल जब प्रीव्यू करूंगा ना Q1 नतीजों का, उस पर ज्यादा डिटेल में बातचीत करूंगा। आज आइडिया है Q4 के नंबर्स सेक्टोरली डिकोड करना, और आप दोनों से एक तो डिकोड करेंगे हम सेक्टर्स को सर, उसके अलावा जो भी Q4 के नंबर्स आए उसमें नंबर्स देख के आपकी सबसे प्रेफर्ड बेट कौन सी, वो भी प्लीज हाईलाइट करिएगा डिस्कशन के दौरान। तो गौरांग से शुरुआत सबसे हैवीवेट पॉकेट फाइनेंशियल्स के साथ, बैंक्स के साथ, और बैंक्स में नंबर से ज्यादा तो सब लोग वेट कर रहे थे मोरेटोरियम का आंकड़ा कितना है, मोरेटोरियम का आंकड़ा कितना है, एसेट क्वालिटी का पेन, मैनेजमेंट की ग्रोथ को लेकर कब तक रेट ऑफ टेक इंप्रूव होगा उसकी कमेंट्री, ये सब कीनली वॉच आउट किया जा रहा था। जो आंकड़े आए हैं उसका क्विक जिस्ट आप लोग की सीन्स पे, ग्राफिक्स पे आ जाएगा, मैं उस डिटेल पे नहीं जाऊंगा, लेकिन ओवरऑल बैंक्स का परफॉर्मेंस गौरांग सर, और सबसे प्रेफर्ड बेट नंबर्स को देख के आपकी। तो आशीष, निजी क्षेत्र की बैंक HDFC बैंक को हम ज्यादा तवज्जो देंगे, और जहां तक रहा सवाल मैनेजमेंट के बयान का, शब्दावली का, या फिर जो भी अंदाजा लगा रहे हैं वो आने वाले समय में, और ये जो मॉनिटोरियम की बात है मेरे ख्याल से अब ये भी इतिहास हो चुकी है। तो निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक HDFC बैंक, ये हमारी पसंद रहेगी, क्योंकि हमें लग रहा है कि शानदार तरीके से जो बढ़त है नतीजों में वो आएगी, और नतीजे भी काफी अच्छे आएंगे। उसके आधार पर
मेरे ख्याल से शेयर के दाम भी काफी बेहतर तरीके से ऊपर जा सकते हैं। HDFC बैंक, हाँ ये इतिहास, ये सच है, मैंने उस डिटेल में नहीं गया क्योंकि कई सारे बैंक्स, कई सारी NBFCs ने Q1 की क्वार्टरली अपडेट देना शुरू कर दिया है, डिटेल्स आने लगी हैं। उसमें जो मोरेटोरियम बुक शुरुआत में थी उससे किस हद तक मोरेटोरियम बुक रिड्यूस हुई है उसकी बातें भी सामने आ रही हैं। तो ये बात सही है, मोरेटोरियम, ये मैंने क्योंकि Q4 नंबर्स एनालाइज कर रहा हूं इसीलिए सब उस समय मोरेटोरियम की बात कर रहे थे तो वो मैंने हाईलाइट करा। HDFC बैंक सबसे स्वीट स्पॉट में है, इसी दिग्गज ब्लू चिप पे दाव लगाने की सलाह है। नतीजों में भी अपने सारे पीयर्स से फिर से सबसे बेहतर परफॉर्मेंस डिलीवर करा था और पिटाई के बाद गौरांग सर कह रहे हैं अभी भी यहां पे अच्छे मौके हैं, अच्छा अपसाइड ये स्टॉक डिलीवर करेगा। दूसरा आईटी, और आईटी के साथ तो रिजल्ट सीजन का आगाज होने वाला है। थर्सडे को TCS के Q1 नंबर्स आ जाएंगे, ध्यान रखिएगा आप लोग। तो आईटी में जो Q4 का परफॉर्मेंस था, डिमांड के इश्यूज, सप्लाई साइड इश्यूज, उसका रेवेन्यूज पे इंपैक्ट देखने को मिला था। तो सारी ही आईटी कंपनीज की Q4 में रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्शंस देखने को मिले, मार्जिन्स में लार्जली दबाव देखने को मिला था। पर एक बात ध्यान रखिए, Q4 वैसे भी सीजनली जो होता है वीक क्वार्टर होता है आईटी कंपनीज के लिए, क्योंकि ये समय वो होता है जब क्लाइंट बजट्स डिसाइड हो रहे होते हैं कैलेंडर ईयर के, और क्योंकि उस समय डिसाइड हो रहे होते हैं तो स्पेंड थोड़ा सा उस टाइम पे कम होते हैं। पर इस समय पेन था, ट्रांजिशन था, इनको तो सबसे पहले वर्क फ्रॉम होम का और इतनी मैसिव वर्कफोर्स को ट्रांजिशन करना था, लेकिन इंडिया आईटी ने बखूबी वो ट्रांजिशन करके दिखाया। लाखों एम्प्लॉइज और 95% प्लस एम्प्लॉइज एकदम स्मूथली घर से, तो दिखा रहे थे इनके किस तरह की स्मार्ट प्लानिंग थी। खैर ये सब अपनी जगह। महेश, नंबर्स लगे कैसे, और नंबर्स को देखते हुए कोई लार्ज, कोई मिड कैप आईटी कंपनी जो नंबर्स के बल पे आपको पसंद आती हो? नहीं, बिल्कुल जो आपने कहा आई थिंक राइटफुली कहा है, और जो मैनेजमेंट कमेंट्रीज भी थी सब यही दर्शा रहे थे कि प्राइसिंग का जो प्रेशर है, शायद डिस्काउंटिंग जो क्लाइंट साइड से आए, शायद वॉल्यूम बेस्ड बिलिंग जो आए, और जो डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पैटर्न्स में दबाव दिखेगा, BFSI क्षेत्र हो, रिटेल क्षेत्र हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, वो ऑब्वियस होने वाला है। ऑन टॉप ऑफ दैट आई थिंक US इलेक्शंस के समय और वर्ष में थोड़ी दिक्कतें जरूर होती है इन टर्म्स ऑफ फर्दर प्रेशर ऑन डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग। तो शायद स्ट्रीट ने पचा लिया है कि आई थिंक ऑल दीज फैक्टर्स विल बी एट प्ले, बट जितने इनकी ऑर्डर बुक्स हैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, और जैसे मार्जिन परफॉर्मेंस रहा है, और काफी कंपनीज ने कहा है कि मार्जिन प्रोफाइल EBIT लेवल पे ये मेंटेन करेंगे, क्योंकि दे विल बी ऑफसेटिंग दैट थ्रू अदर अनवांटेड कॉस्ट। वीजा को रिलेटेड इश्यूज काफी उभर के आ रही है इस क्षेत्र के लिए, बट काफी कंपनियों ने लोकलाइजेशन किया है, जिसके लिए आई थिंक वीजा का इतना इश्यूज इनके बैलेंस शीट पे आना नहीं चाहिए। तो जैसे मैं नंबर्स देख रहा था, आई थिंक TCS की ऑर्डर बुक काफी तगड़ी है, 8.9 बिलियन ऑर्डर्स इनको चौथे तिमाही में मिले थे। सिमिलरली आई थिंक फ्रॉम अ होलिस्टिक पर्सपेक्टिव मुझे लगता है जो HCL टेक के नंबर्स थे आई थिंक वर वेरी वेरी गुड कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में। जो EBIT मार्जिन्स की एक्सपेक्टेशन है 20% के आसपास, ये शायद मेंटेन करे। मोड 2 मोड 3 बिजनेसेस जो डिजिटल और अन्य बिजनेसेस हैं, IPM इन मोड 2 एंड मोड 3 में जो नए टेक्नोलॉजी के बिजनेसेस हैं, वो 35% कंट्रीब्यूट करते हैं, और वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी चीप है, विच मीन्स इनटू अकाउंट एंड टेक्स इनटू कंसिडरेशन की जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक 14 से 15% ग्रो करेगी, विच इज फार बेटर। तो मेरे ख्याल से आई थिंक एनालाइजिंग द नंबर्स, HCL टेक शायद टॉप टियर नेम्स में काफी बेहतरीन नंबर्स थे। बिल्कुल सही, और इस कंपनी ने मैसिव एक्विजिशंस करे, बहुत स्मार्टली डाइजेस्ट करा, और अब उन सब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इनिशिएटिव्स का देखिए क्या फायदा मिल रहा है। पिछले कई क्वार्टर से HCL टेक अपने पीयर्स से बेहतर नंबर्स डिलीवर कर रही है। Q4 में भी सिमिलर कहानी रिपीट होती हुई नजर आई। रिजल्ट्स के लिहाज से फंडामेंटली सबसे बेहतर पिक आप लोगों की स्क्रीन पे चमकती हुई इस पूरे स्पेस से HCL टेक्नोलॉजीज। लेकिन एक और इंटरेस्टिंग स्पेस थी, वो है FMCG की, और FMCG के आंकड़े आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे। रिजल्ट्स एक्सपेक्टेशंस थी कि थोड़ा सा म्यूटेड परफॉर्मेंस होगा, खैर वो तो हर सेक्टर को लेकर एक्सपेक्टेशंस थी, क्योंकि Q4 में हमने अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स देखे हैं। खैर उस टाइम्स का ज्यादा इंपैक्ट तो Q1 में नजर आएगा, लेकिन रिजल्ट्स फिर भी बिलो एक्सपेक्टेशंस थे कोविड 2019 के इंपैक्ट के चलते। वॉल्यूम डीग्रोथ बहुत तगड़ी हुई कई कई कंपनीज की। गौरांग सर, जैसे आप कह रहे थे लास्ट क्वार्टर के सिर्फ मेयर एक हफ्ता 24 से लेकर 31 तक का लॉकडाउन था, लेकिन जिस तरह की वॉल्यूम डीग्रोथ थी, आप लोग का एनालिसिस क्या कहता है? ये शायद उस लॉकडाउन के बियॉन्ड थोड़ी सी वो डिमांड सॉफ्टनेस के भी इंडिकेशंस Q4 में ऑलरेडी आने शुरू हो गए थे क्या?
और आपका प्रिफर्ड बेट कौन सा होगा एफएमसीजी स्पेस से? तो जिस तरीके से पाबंदी थी आशीष, जाहिर है कि आंकड़ों में आपको कमी दिखाई देगी, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि लोग जरूरत से ज्यादा चीजें खरीद रहे थे क्योंकि उनको ये पता नहीं था, अनिश्चितता का माहौल था कि जरूरतमंद की जो चीजें होती रोजमर्रा जो हम और आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो फिर गुसलखाना हो या फिर हमारे निजी जिंदगी में, तो वहां पर वो चीजें मिलेगी कि नहीं उसके लिए एक प्रश्न चिन्ह लगा था और लोग जरूरत से ज्यादा खरीद रहे थे। और उसी वास्तविकता को अगर मैं इसी परछाई में डालने की कोशिश करूं तो मुझे लग रहा है, और ये भी वास्तविकता है, और करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, HUL ने लॉकडाउन के समय में ही मेरे ख्याल से सर्वोच्चम स्तर बनाया था जहां तक शेयर का दाम है। मेरे ख्याल से कुछ 2300 या 2400 या उसके ऊपर का कुछ भाव बना था, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। तो जब ऐसी कंपनी जो कि खराब से खराब परिस्थिति में इतना अच्छा प्रदर्शन करती है, और आंकड़ों में भी अगर आप देखने जाएं तो जो चौथी तिमाही के आंकड़े आए पिछले वित्तीय साल के, वो काफी जो हमारी उम्मीद थी उस पर खरे उतरे थे, और कुछ क्षेत्र में तो हमारी उम्मीद से बेहतर मेरे ख्याल से नतीजा आए। तो मेरे ख्याल से अगर मुझे एक कंपनी एफएमसीजी को पसंद करना हो और अगर मैं ज्यादा इधर उधर भटकना नहीं चाहता तो मैं HUL को ज्यादा तवज्जो दूंगा। हाँ, नहीं, बिल्कुल भटकने की जरूरत ही नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसी स्टॉक पे दाव लगाना चाहिए आपको। बेहतरीन प्रदर्शन था और आगे के आउटलुक को देखते हुए, फंडामेंटल्स को देखते हुए सबसे ज्यादा स्वीट स्पॉट पे कंपनी नजर आती है। और ये सही है, ये लॉकडाउन के चलते लोगों ने बहुत स्टॉक करा, हमने भी करा, और लगा ये स्टॉकिंग के चलते पता नहीं अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी राशन की, लेकिन घर बैठे बैठे खा भी उतना ज्यादा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो दोनों मेरे ख्याल से न्यूट्रलाइज हो गया उसका इंपैक्ट। लेकिन चलिए, HUL के अलावा जो दूसरी कंपनी सबके, दूसरी पॉकेट जो सबके रडार पे थी स्लो डाउन रिलेटेड, वो थी ऑटो। अब ऑटो के साथ तो वैसे ही बहुत सारे चैलेंजेस थे, तो ओवरऑल रेवेन्यू डिक्लाइन हुआ है 24% का पूरे स्पेस में साल दर साल। लेकिन प्रेशर क्यों आया उसको समझिए आप। ये लॉकडाउन का तो इंपैक्ट ठीक है, वो होना ही था, वो हुआ। इसके अलावा ऑटो वैसे ही वीक डिमांड झेल रहा था, BS6 ट्रांजिशन का सब इंतजार कर रहे थे, तो ये सब भी वो पेन का पार्ट थे ऑटो स्पेस में, इसीलिए इतना मैसिव रेवेन्यू डिक्लाइन देखने को मिला है। पर मयूरेश जी, आपके रिजल्ट एनालिसिस क्या कहती है ऑटो स्पेस की, और सबसे प्रेफर्ड बेट? बिल्कुल, और आपने बिल्कुल राइट कहा। आई थिंक इवन बिफोर द क्राइसिस, आई थिंक जो स्लो डाउन था ऑटो क्षेत्र के लिए, आई थिंक काफी प्रोमिनेंट था, बोथ इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, जो NBFC रिलेटेड, फाइनेंसिंग रिलेटेड इश्यूज थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरा, आई थिंक जो BS6 की तरफ ट्रांजिशन था, दैट आल्सो हैज इंपैक्टेड, क्योंकि कॉस्ट काफी बड़ी है इन टर्म्स ऑफ BS4 टू BS6 ट्रांजिशन, एंड कहीं ना कहीं आई थिंक दैट इंपैक्टेड द डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग फ्रॉम अ एंड यूजर पर्सपेक्टिव। बट बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक आशीष जी, और आई थिंक जो एक सोशल डिस्टेंसिंग का एक महत्व उभर के आ रहा है, एंड द नीड टू हैव योर ओन प्राइवेट व्हीकल, मुझे लगता है विद इन द स्पेस इटसेल्फ जो बाय वॉच लिस्ट पे रहने चाहिए वो रहने चाहिए टू व्हीलर्स। यस, पेनफुल रहे हैं इनके लिए भी जर्नी इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल वॉल्यूम ग्रोथ, बट स्पेसिफिकली आई थिंक जैसे एक इंक्रीज होगा और जो कॉस्ट पॉइंट्स या प्राइस पॉइंट्स पे बिकते हैं, आई थिंक, एंड द इंक्वायरीज जैसे हम बात कर रहे थे, आई थिंक जो इंक्वायरीज आ रही है काफी डीलर शोरूम्स पे जो हम मैनेजमेंट से सुन रहे हैं, इज क्वाइट एनकरेजिंग। सो आई थिंक टू व्हीलर्स पे फोकस रहना चाहिए। ऑब्वियसली रूरल फोकस हीरो मोटोकॉर्प है, क्योंकि जो रूरल इनिशिएटिव्स दी जा रही है सरकार की तरफ से, जो खरीफ के आई थिंक क्रॉप की सोइंग हुई है, जो राबी का आउटपुट आएगा, मेरे ख्याल से डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग पैटर्न्स विल इवॉल्व टुवर्ड्स टू व्हीलर्स। तो शायद हीरो मोटोकॉर्प एक उलझान हो सकता है, बट कहीं ना कहीं आई थिंक एक वॉच लिस्ट पे रखें थोड़ा। आई थिंक एक प्राइसिंग फ्रॉम अ प्राइस वॉल्यूम पर्सपेक्टिव में अगर इनका इंक्रीज हो तो आई थिंक एक अच्छा स्टॉक हो सकता है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। क्या बेहतरीन स्टॉक सामने आ रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प, इस स्टॉक को रडार पर रखना है ऑटो स्पेस में, इसी में खरीदारी। और लोअर लेवल से देखिए हीरो मोटोकॉर्प में क्या मोमेंटम पकड़ा है, अच्छी तेजी है, और यहां से भी थोड़ा सा किसी भी गिरावट में एक्यूमुलेट करते चले इस स्टॉक को। एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे ब्रेक ले लेता हूं। ब्रेक के उस पार इस रिजल्ट सीजन के आगाज से पहले से लोग, खासतौर पे इस पैंडेमिक के बाद, लोगों ने कहा था फार्मास्यूटिकल वो स्पेस है जो री-रेट होती हुई नजर आएगी, और वाकई हमने देखा फार्मा स्टॉक्स क्या हरकत में आए थे। तो ओवरऑल फार्मा रिजल्ट्स Q4 के कैसे रहे, और दोनों की एक एक प्रिफर्ड बेट फार्मा स्पेस की, ब्रेक के उस पार।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं Q4 रिपोर्ट कार्ड की, यानी कि Q4 के नंबर्स, जनवरी से मार्च क्वार्टर के जो नंबर्स खत्म हुए हैं उसमें इंडिया का परफॉर्मेंस कैसा रहा और सबसे बेहतरीन कंपनी उस स्पेस में उस रिजल्ट्स के दम पर कौन सी नजर आती है। कई सारे सेक्टर्स डिस्कस करें और अब फार्मा स्पेस की बारी। और फार्मा स्पेस में आपने नोटिस करा होगा कि ऑलरेडी Q3 में स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस फार्मा कंपनीज का था, उसके बाद Q4 में भी स्टेडी परफॉर्मेंस देखने को मिला है। वो नंबर्स जो आप लोगों की स्क्रीन पर आएंगे, लेकिन धड़ाधड़ सबसे इंटरेस्टिंग हाईलाइट इस पैंडेमिक के बाद कि अप्रूवल्स मिलना शुरू हो चुके हैं। वो जो सख्ती होती थी, मेरे को लगता है सब नरम पड़ गया है। अब इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनीज की अहमियत सबको समझ में आ रही है, तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हाईलाइट है फार्मा एज अ स्पेस को लेकर। लेकिन गौरांग सर, कैसे रहे इंडियन फार्मा के रिजल्ट्स Q4 के, और आपकी सबसे पसंदीदा बेट? तो जिस तरीके से धड़ाधड़ अप्रूवल जाने लगे, ऐसा लग रहा था कि फार्मा क्षेत्र का पुनर्जन्म हुआ है। क्योंकि अगर आप पिछले 2 या 2.5-3 साल का रुझान देख ले तो मेरे ख्याल से सबसे बुरा प्रदर्शन फार्मा क्षेत्र से आया था। और जिस चीज को लेकर के लोगों में डर था, यूएस FDA को लेकर के, आज लोग उसी की दुहाई दे रहे हैं, क्योंकि उन्हीं की तरफ से, यूएस FDA की तरफ से ज्यादा से ज्यादा अप्रूवल आ रहे हैं और बहुत जल्द आ रहे हैं। तो मेरी तो इच्छा थी मैं एक नहीं 2 कंपनियों का नाम लूं, लेकिन अगर आपने एक कंपनी का मुझे पूछा है तो मेरे ख्याल से एक कंपनी जो कि बुरे समय में भी 2 रखो सर, कोई इशू नहीं। नहीं, फिर मेरे ख्याल से मेरे मित्र मयूरेश की पसंद को मैं ना कैप्चर कर लूं, तो मैं एक ही नाम देता हूं। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि शायद दूसरी कंपनी मयूरेश ने भी सिलेक्ट की हो, तो वो मेरे ख्याल से सही नहीं होगा। तो एक कंपनी जहां पर नतीजों के पहले भी और बुरे समय में भी रुझान अच्छा था, वो थी एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स। और अगर मयूरेश की ये पसंद नहीं है या फिर मयूरेश की ये पसंद है, तो टोरेंट फार्मास्यूटिकल एक दूसरी कंपनी है जो मैं मेरे ख्याल से राय दूंगा लंबी अवधि के लिए निवेश करने के लिए। मयूरेश, ओवरलैप तो नहीं हो गई पसंद? अरे बिल्कुल नहीं सर, गौरांग सर की पसंद बहुत यूनिक होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका प्रिफर्ड फार्मा बेट? नहीं बिल्कुल, तो एलेम्बिक, अजंता इनफैक्ट हैव प्रोड्यूस्ड ब्रिलियंट सेट ऑफ नंबर्स। अजंता फार्मा को भी अगर ये श्रेणी में जोड़ूं, पर टॉप टियर नेम्स में से अगर चूज करना हो तो मुझे लगता है सिप्ला अगर डिक्लाइंस में मिलता है तो एक बहुत शानदार इसको जो अप्रूवल मिला है एयर इनहेलर के लिए, इनके प्रोडक्ट के लिए, अर्निंग्स में काफी वृद्धि हो सकती है। जो इनके पाइपलाइन है, देयर आर 2 मोर प्रोडक्ट पाइपलाइन जो सुपर स्पेशलिटी या फॉर्मुलेशंस लॉन्च होती है, तो आई थिंक एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है। तो मुझे लगता है आई थिंक टॉप टियर नेम्स में से सिप्ला एक बहुत चुनिंदा चॉइस रहेगी। एक चीज और कहना चाहता हूँ आशीष जी, जब आप FMCG स्टॉक्स की बात कर रहे थे कि घर पे हमने खाना स्टोर किया वगैरह, आप दोनों को 2 मिनट और देने चाहिए। आप पूछेंगे क्यों? क्योंकि मैगी को बनाने 2 मिनट लगते थे, उन्होंने अभी उपमा और पोहा इंट्रोड्यूस किया जिसको 4 मिनट लगते थे। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग। फार्मास्यूटिकल में कई सारे नाम सामने आ गए, एलेम्बिक, टोरेंट फार्मा, अजंता फार्मा, सिप्ला, ये सब वो स्टॉक्स हैं जो फार्मा स्पेस में एक्सपर्ट्स को आते हैं पसंद। मयूरेश जी, गौरांग जी, आप दोनों का धन्यवाद Q4 के नंबर्स डिकोड करने, एनालाइज करने और बेहतरीन पिक्स देने के लिए। इस नोट पर आज की इस खास पेशकश में इतना ही। अब कल इसी समय मुलाकात होगी जब हम लोग Q1 के कर्टन रेजर, Q1 के रिजल्ट्स प्रीव्यू पर फोकस करेंगे। यहां पे ब्रेक के उस पार वो बड़ा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू CNBC आवाज पर।